अपने डर को परे रख उसने कदम आगे बढ़ाया और दोनों हाथ उसकी छाती पर रख दिए। उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे भागकर नहीं जाना चाहिए था। वह कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। समायरा ने अपने हाथ उसकी गर्दन के पीछे डाल दिए और उसका शरीर उससे सटाया। उसके होंठ कबीर की गर्दन पर आ टिके और वह चूमने लगी। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी उत्तेजना और छुपी हुई चाहत अब और दब नहीं रही। उसने उसे झटके से पकड़ लिया और अपने करीब खींचते हुए उसके सिर के पीछे हाथ रखकर चूम लिया। दूसरा हाथ उसके सीने पर चला गया। उसकी सांसें तेज हो गईं जब समायरा का हाथ नीचे बढ़ा और उसकी मर्दानगी की कठोरता को छू लिया। कबीर ने उसे बाहों में उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। अपने कपड़े उतार फेंके और उसके कपड़े भी उतारने लगा। उसकी कलाइयों को एक हाथ से सिर के ऊपर दबाए रखा, जबकि दूसरा हाथ उसके बदन पर उतर आया। उसके होंठ प्यासेपन से उसके होंठों पर टूट पड़े। कबीर ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब और नहीं। जब उसने उसके बालों में उंगलियां चलाईं, कबीर ने एक ही झटके में उसे अपना बना लिया और उसका कराहना कमरे में गूंज उठा। जैसे ही वह उसके भीतर लयबद्ध गति से आगे पीछे हुआ, उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। मुझे यह काम उसी पहली रात कर लेना चाहिए था जब हम यहाँ आए थे। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर अब नहीं कर पा रहा हूँ। तुम इतनी मीठी हो, इतनी कोमल, और तुम्हारे साथ वो होना चाहिए जो तुम्हें सही मायनों में सम्मान दे सके। मुझे डर है कि मैं तुम्हें चोट ही पहुंचाऊंगा, लेकिन कमबख्त, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दे सकता। तो फिर जाने मत दो, समायरा ने धीमे से कहा और उसका चेहरा पकड़कर होंठों पर खींच लिया। कबीर ने उसके पैर उठाकर अपने कंधों पर रख दिए और गहरी नजरों से उसे देखते हुए और तीव्रता से आगे बढ़ा। हर बार उसके होंठों से निकला अपना नाम सुनकर वह और पागल हो जाता। मेरे लिए पूरी तरह टूट कर आओ, मैं तुम्हारे चेहरे पर वो लम्हा देखना चाहता हूँ। और जब समायरा ने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया, कबीर को ऐसा लगा जैसे वह कोई शैतान हो जिसने अपने फरिश्ते को तब तक अपना बना लिया जब तक दोनों पूर्ण सुख से थक कर एक दूसरे की बाहों में ढा नहीं गए। तुम कभी मुझे चोट तो नहीं पहुंचाओगे ना? समायरा ने उसकी कसी हुई छाती को छूते हुए पूछा। मैंने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया है और तुम पर भी नहीं उठाऊंगा, लेकिन सच यह है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ समायरा। किसी न किसी तरह से मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचा ही दूंगा। मैं अंधेरा हूँ, एक शैतान नहीं। तुम बुरे नहीं हो, मैं जानती हूँ कि तुम वैसे नहीं हो। एक दिन मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि तुम्हारे भीतर भी एक गर्माहट से धड़कता दिल है। कबीर ने हल्की हंसी में कहा, तुम अभी बहुत छोटी और भोली हो मेरी परी। मेरा दिल अंधेरा है और ठंडा। फिर उसने उसके होंठों पर एक मुलायम चुंबन दिया और बगल में लेट गया। उस रात उसने पहली बार पीठ नहीं मोड़ी, बल्कि समायरा को अपनी बाहों में भरकर ही सो गया। वह पहली बार उसकी बाहों में सिमटी थी और उसे बेहद अच्छा लग रहा था। वह बहुत नर्म और कोमल था और समायरा को सचमुच यकीन हो गया था कि यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत है। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। नाश्ते की मेज पर कबीर बहुत ठंडा व्यवहार कर रहा था। उसने मुश्किल से 2 बातें ही की। यह समायरा को चोट पहुंचा रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया या कहा जिससे वह नाराज हो गया। जब वह उठकर बाहर जाने लगा तो समायरा उसके सामने खड़ी हो गई, उसका रास्ता रोकते हुए। कबीर, सब ठीक तो है? हाँ, क्यों पूछ रही हो? उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। कल रात बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आज तुम बिल्कुल अजनबी जैसे बर्ताव कर रहे हो। कबीर ने उसका ठुड्डी अपनी हथेली में थाम ली। कल रात का एहसास अच्छा था और हम इसे फिर दोहराएंगे बहुत जल्द, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं हर वक्त प्यार मोहब्बत जताऊं। वो मेरा तरीका नहीं है। अब मुझे काम पर जाना है, फिर मिलते हैं। और वही सब फिर होगा। समायरा उसकी बात सुनकर हिल गई। उसका दिल टूट गया और गुस्से में उसने जवाब दिया, तुम बहुत घटिया इंसान हो, मैं तुम्हारा सेक्स टॉय नहीं हूँ। कबीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। नहीं समायरा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें जब चाहूंगा पा लूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि जो कुछ हुआ है
वो बस शुरुआत है, अब मैं रुक नहीं सकता और नहीं रुकूंगा। उसने जबरन उसके होंठों पर किस किया और फिर वहां से चला गया। वह बस खड़ी रह गई और देखती रही कि कबीर कैसे कमरे से बाहर चला गया। वह किस जितना पैशनेट था, उसके भीतर कुछ जगा गया। वह खुद से हैरान थी क्योंकि वह उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था और फिर भी वह उसे चाहती थी। फिर उसके मन में ख्याल आया, शायद यह उसका तरीका है अपनी असली भावनाएं छुपाने का। समायरा अब भी यकीन करना चाहती थी कि उसके भीतर अच्छाई है, कि वह एक अच्छा और प्यार करने वाला पति बन सकता है। नहीं, वह इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। दिन भर वह काम में व्यस्त रहा और समायरा की उससे मुलाकात डिनर के समय ही हुई। वे दोनों खाना खा रहे थे, तभी नौकर ने आकर कबीर को एक नोट दिया। उसके चेहरे की शिकन और कसकर दबे हुए होंठ देखकर साफ था कि उसमें कोई बुरी खबर थी। कुछ बुरी खबर है? समायरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। तुम ऐसा कह सकती हो, ये मेरे पिता का खत है। लगता है हमारी शादी की खबर उन्हें मिल गई है। उन्होंने हमें कल रात खाने पर बुलाया है। समायरा सन्न रह गई। तुमने उन्हें बताया ही नहीं कि हमारी शादी हो चुकी है? नहीं, और मेरी तो कभी योजना भी नहीं थी बताने की। तो क्या हम जाएंगे? उसने घबरा कर पूछा। क्यों जाना चाहिए? कबीर ने सीधा सा जवाब दिया। कबीर, वो तुम्हारे माता पिता हैं। मुझे कभी ना कभी उनसे मिलना ही होगा, और अगर हम नहीं गए तो उन्हें बुरा लगेगा। उन्हें लगेगा कि शायद मैं ही नहीं मिलना चाहती। कबीर ने गहरी सांस ली। वे बहुत ही कठोर लोग हैं समायरा। उनसे मिलकर तुम्हें पछतावा होगा, लेकिन शायद तुम्हें मिलना चाहिए ताकि तुम समझ सको कि मैं ऐसा क्यों हूं, क्यों मैं कभी नहीं बदल सकता। ठीक है, मैं उन्हें फोन कर दूंगा और कह दूंगा कि हम कल डिनर पर आ रहे हैं। उस रात समायरा नहा रही थी जब अचानक कबीर बाथरूम में आ गया। समायरा चौंक गई, लेकिन उसने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके होंठ उसकी गर्दन से होते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगे। समायरा ने पहले कभी किसी पुरुष के साथ इस तरह शॉवर साझा नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि अब क्या होगा। कबीर ने उसके कमर पर हाथ रखा और उसे उठा लिया। अपनी टांगें मेरी कमर के चारों ओर लपेट लो, उसने आदेश भरे स्वर में कहा, और उसी पल उसे अपने भीतर समा लिया। दीवार से सटाकर वह उसे बार बार अपने पास खींच रहा था। उसे अच्छा लग रहा था जब समायरा उसकी बॉडी में अपने नाखून गड़ाकर उसका नाम कराहों में पुकार रही थी। ओह माय गॉड, तुम कितनी स्वीट हो, कितनी मासूम, उसने मन ही मन सोचा। उसे अपने पहले के बर्ताव पर अपराध बोध होने लगा। वह जानता था कि वह बेरहम रहा है। वह ऐसा होना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी परवरिश ही कुछ ऐसी थी। उसे नहीं पता था कि बदला भी जा सकता है या नहीं। उन दोनों का प्यार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, और जब सब शांत हुआ तो कबीर ने हल्की आवाज में कहा, कबीर, जब तुम तैयार हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे लिए वो करो। समायरा चौंक कर बोली, कौन सा वो? कबीर ने मुस्कुराते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी नाजुक काया उसके शरीर से एकदम मेल खा रही थी। छोड़ो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं रखता, उसने धीरे से कहा। उसने अपना सिर कबीर की छाती पर रख दिया। समायरा सोच में पड़ गई। आखिर कैसे कोई एक पल इतना स्वीट हो सकता है और अगले ही पल मॉन्स्टर बन जाता है। कबीर ने उसके चारों ओर तौलिया लपेटा, पीछे खड़े होकर उसकी गर्दन के किनारे पर किस किया। समायरा को बहुत अच्छा लगता था जब वह ऐसा करता। सुखा लो और बिस्तर पर आ जाओ, मुझे नहीं चाहिए कि तुम्हें जुकाम हो, उसने कहा, और शरारती अंदाज में उसके बम पर हल्की चपत मारते हुए कमरे से बाहर निकलकर बिस्तर पर लेट गया। उसे हेयर ड्रायर की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो तौलिया गिराकर बिस्तर में आ गई और उसके पास सटकर लेट गई। क्या उसे पता नहीं था कि उसका यह अंदाज कबीर पर कितना असर डाल रहा है? अब जब वह उसके साथ शुरू कर चुका था तो रुकना असंभव था। उसका शरीर तन गया और उसने समायरा का चेहरा पकड़कर उसे गर्म और बेबाक किस दिया। उसके होंठ उसके लिए किसी नशे की तरह थे। उसे उनसे और उसके कोमल शरीर से कभी तृप्ति नहीं होती थी। उसने समायरा को धीरे से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर झुकते हुए अपने प्यार को पूरा किया। समायरा ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि अपने हाथ उसके पीठ पर ले जाकर उसे और पास खींचा, जैसे वह भी उससे कभी भर नहीं सकती थी।
अगले दिन वे 2.5 घंटे की ड्राइव पर उसके माता पिता के घर की ओर निकले। वहां जाने का विचार ही कबीर को खराब मूड में डाल रहा था। अच्छा हुआ कि समायरा चुप रही। वह जानती थी कि इस मामले में उसे भड़काना ठीक नहीं होगा। समायरा ने स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना। वह अपने नए सास ससुर पर अच्छा प्रभाव डालना चाहती थी। कबीर के पिता ने बचपन में उसके साथ जो किया था, उसे सुनकर उसका दिल दहल गया था। लेकिन उसने सोचा शायद अब उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो। शायद वे उतने बुरे न हों जितना कबीर बताता है। उसके मन में उम्मीद थी कि वह दोनों को मना पाएगी और शायद पिता पुत्र का रिश्ता सुधर जाए। काश उसे पता होता कि वह कैसी मुसीबत में फंसने वाली है, तो शायद कभी वहां जाने की जिद न करती। काफी लंबी लग रही ड्राइव के बाद वे पहुंचे एक ऐसी हवेली के सामने जो समायरा ने जिंदगी में कभी सपनों में भी नहीं देखी थी। उसने कबीर की ओर देखा। उसकी भवें तनी हुई थीं, होंठ सख्त भींचे हुए और नथुने फूल रहे थे। उसका गुस्सैल चेहरा देखकर समायरा के भीतर ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह चुपचाप बैठी रही, कबीर का इंतजार करती रही। लगभग 10 मिनट बाद कबीर बाहर निकला, उसके लिए दरवाजा खोला और उसका हाथ थामकर बोला, चलो जितना जल्दी हो निपटा लें। दरवाजे पर दस्तक दी, फिर उसकी ओर मुड़कर कहा, आशा है तुम तैयार हो इसके लिए। दरवाजा खुला। एक काले सूट में खड़ा अधेड़ आदमी सामने था, चेहरा सख्त और भावहीन। स्वागत है मिस्टर चौहान, आइए अंदर। आपको ड्राइंग रूम में इंतजार करने को कहा गया है। आपके माता पिता थोड़ी देर में आ रहे हैं। कबीर ने समायरा का हाथ थामा और उसे भीतर ले गया। बड़ा सा कमरा था, आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित। कोने में चिमनी जल रही थी, फिर भी कमरे में ठंडापन महसूस हो रहा था। समायरा सिहर उठी और कुछ ही पलों में यह ठंडापन और गहरा होने वाला था, क्योंकि 50 के दशक में दिखते एक जोड़े ने कमरे में प्रवेश किया। कबीर, बहुत अच्छा हुआ तुम आ सके, महिला ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में तनिक भी गर्मजोशी नहीं थी। माँ, पापा, मैं चाहूंगा कि आप मेरी पत्नी समायरा से मिले, कबीर ने कहा, हाथ उसकी कमर पर रखते हुए। समायरा, ये मेरी माँ काव्या और ये मेरे पिता सुरेश चौहान। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, समायरा ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन काव्या ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। वहीं सुरेश ने उसका हाथ थामा और जरूरत से कुछ ज्यादा देर तक पकड़े रखा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बेटी। वाह, तुम तो बहुत जवान और बेहद खूबसूरत हो। मेरे बेटे ने वाकई अच्छा चुनाव किया है, सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कोने में रखे बार की ओर बढ़ गया। तो सब लोग क्या लेंगे पीने को? स्कॉच, कबीर ने उत्तर दिया। सुरेश ने 2 स्कॉच और अपनी पत्नी के लिए वाइन डाली, फिर मुस्कुराकर समायरा की ओर मुड़ा। और तुम बेटी क्या लोगी? मेरी पत्नी शराब नहीं पीती पिताजी, उसके लिए शायद कुछ जूस ले आइए, कबीर ने बीच में ही जवाब दिया। वे सब बैठ गए, समायरा कबीर के पास। वह चुपचाप सुन रही थी जबकि सब आपस में बातचीत कर रहे थे। उसे बाहर सा महसूस हो रहा था, जैसे इस महफिल का हिस्सा न हो। वह बस धीरे धीरे क्रैनबेरी जूस की चुस्कियां ले रही थी। उसकी नजर में उनकी बातचीत जबरदस्ती की लग रही थी। माँ की नजरें बीच बीच में उस पर जाती, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह उदासीनता का भाव रहता। पिता का मामला अलग था। जब भी वह समायरा को देखते, उनकी आंखों में चमक आ जाती। वे एक आकर्षक व्यक्ति थे, बिल्कुल कबीर का उम्रदराज संस्करण। तभी बटलर अंदर आया और घोषणा की कि डिनर तैयार है। टेबल पर सुरेश कपूर सबसे आगे की कुर्सी पर बैठे, काव्या उनके ठीक सामने। सुरेश के बाएं कबीर बैठे और दाईं समायरा। पहला कोर्स सामने रखा गया और जैसे ही उसने उसे देखा, वह कबीर की ओर हैरानी से देखने लगी। सामने लॉबस्टर रखा था। माँ, जब मैंने आपको फोन किया था तो साफ कहा था कि समायरा को फिश से एलर्जी है, फिर भी आपने इसे परोसने का आदेश क्यों दिया? कबीर ने गुस्से में हाथ हिलाकर बटलर को इशारा किया। इसे तुरंत हटा दो। मुझे माफ करना बेटा, शायद ध्यान नहीं रहा। कोई और डिश बनवा देंगे उसके लिए। नहीं, मेरे लिए कोई परेशानी मत कीजिए। मुझे सलाद और ये स्वादिष्ट डिनर रोल ही काफी है, समायरा ने मुस्कुराकर कहा और एक रोल उठाकर उस पर मक्खन लगाया। उम्मीद है तुम्हें व्हील से एलर्जी नहीं होगी, काव्या ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। नहीं, वह तो बिल्कुल ठीक है।
उसने शालीनता से जवाब दिया। सुरेश ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ हल्के से दबाया। मेरी पत्नी के व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हें व्हील पसंद आएगी, मैं वादा करता हूँ। और डिजर्ट में मैंने शेफ से खास तौर पर सुफल्ले बनवाया है। समायरा ने धीरे से हाथ खींच लिया और संयम से उनका धन्यवाद किया। सुरेश ने कबीर की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम अपनी पत्नी को क्लब ले गए हो अब तक? कबीर की आंखों का रंग गहरा पड़ गया। नहीं, और मेरा कोई इरादा भी नहीं है। क्यों बेटा? हो सकता है उसे अच्छा लगे। बाकी सब लोग भी उससे मिलने को उत्सुक होंगे। वह जगह उसकी मौजूदगी से और रोशन हो जाएगी। मैंने कहा ना पापा, बिल्कुल नहीं। अब ये बात खत्म कीजिए, कबीर ने तीखे स्वर में कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी। सुरेश ने ध्यान फिर समायरा की ओर मोड़ लिया। तो हमें अपने बारे में बताओ बेटा, कहाँ से हो और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मेरे माता पिता नहीं हैं सर, उसने धीमे स्वर में कहा। मतलब? किसी के माता पिता कैसे नहीं हो सकते? काव्या ने सख्ती से पूछा। क्योंकि वह अनाथ है माँ। उसने अनाथालयों और फॉस्टर होम्स में परवरिश पाई है। न्यूयॉर्क में होटल में यह मेड थी। कबीर ने उसके जवाब देने से पहले ही कह दिया। सुरेश और काव्या दोनों ने एक साथ आश्चर्य से सांस खींची। तुमने एक मेड से शादी की है? क्या तुम जानबूझकर मुझे नाराज कर रहे हो बेटा? सुरेश गरजे। समायरा ने चुपचाप अपना कांटा नीचे रख दिया और पिता पुत्र के बीच उभरते तनाव को देखने लगी। दोनों की आवाज ऊंची होती जा रही थी और आंखों में गुस्से की चिंगारियां चमक रही थीं। कबीर हंसा, लेकिन वह हंसी भयानक थी। और सुनिए, वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, आप दादा बनने वाले हैं, उसने कहा, अपने पिता के चेहरे पर फैलते आतंक और घृणा को देखकर आनंद लेते हुए। सुरेश गुस्से से खड़े हो गए। तुमने किसी गलीज औरत को गर्भवती कर दिया, जिसने साफ तौर पर जानबूझकर ऐसा किया ताकि तुम्हें एक अरबपति को फंसा सके। बच्चे का नामो निशान मिटाओ और इस औरत को तलाक दे दो। कबीर भी खड़ा हो गया। उसने प्लेट जमीन पर पटक दी। खाना चारों ओर बिखर गया। नहीं, और पापा, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को गाली मत दीजिए। उसने समायरा की ओर देखा। चलो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। उसने उसका हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए बाहर कार तक ले गया। समायरा स्तब्ध थी। सब कुछ कितनी जल्दी और कितनी बदसूरत तरह से बदल गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि कबीर ने अपने पिता को चिढ़ाने के लिए उसका और बच्चे का इस्तेमाल किया। उन्होंने तो तय किया था कि बच्चे की बात बाद में बताएंगे, लेकिन उसने जिद्दीपन और अहंकार में सब उगल दिया, जिससे समायरा को शर्मिंदगी हुई। मानो उसने पहले से ही सोचा था कि उसके माँ बाप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। कबीर रास्ते भर चुप रहा। उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ था। उंगलियां स्टीयरिंग व्हील को इतनी कसकर पकड़े थीं कि पोरियां सफेद हो गई थीं। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि जरा सा भी चिंगारी उसके गुस्से को विस्फोट बना सकती थी। समायरा भीतर से टूटी हुई थी। आंखों में आंसू लिए वह खिड़की से बाहर देखती रही। डर और चोट दोनों उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। घर पहुंचकर वह सीधे रसोई में चली गई। बोली कि उसे एक ड्रिंक चाहिए। कबीर ऊपर जाकर कपड़े बदलने चला गया। उसने दूध का गिलास और एक कुकी उठाई और किचन काउंटर से टिक कर खड़ी रही। वह उससे बहुत नाराज थी और फिलहाल उसे मिलना भी नहीं चाहती थी। सच कहें तो उसके भीतर डर भी था, क्योंकि कबीर का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। कुछ देर बाद वह ऊपर कमरे में गई। कबीर अंधेरे में बैठा था। कबीर, तुमने मुझे इस तरह बेइज्जत कैसे कर दिया? उसने टूटी हुई आवाज में पूछा। किस तरह? वह झल्लाकर बोला। सबके सामने यह बताकर कि मैं मेड थी, और फिर मेरी प्रेगनेंसी की बात उछालकर। लेकिन तुम हो तो वही ना, मेड भी थी और गर्भवती भी हो। उसकी आवाज व्यंग्य से टपक रही थी। हमने तय किया था कि बच्चे के बारे में अभी नहीं बताएंगे, और अब उन्हें लगता है कि मैंने तुम्हें फंसाने के लिए जानबूझकर प्रेगनेंसी की। वह झुंझलाकर उठ खड़ा हुआ और बाहर निकलने लगा। मैं इस बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, सो जाओ। समायरा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। नहीं कबीर, हमें इस पर बात करनी ही होगी। मैंने कहा, ना नहीं। उसने फुफकारते हुए उसका हाथ झटक दिया। उसका गुस्सा अब काबू से बाहर था। तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो, निर्दयी, ठंडे और पत्थर दिल।
उसने उसे गुस्से में धक्का दे दिया। यह देखकर कबीर आग बबूला हो गया। उसने उसे दीवार से सटा दिया। उसके हाथों ने उसकी ब्रा की चीर फाड़ डाला। फिर उसने उसका चेहरा पकड़कर अपने होंठ इतने जोर से उसके होंठों पर रख दिए कि वह क्षण भर के लिए निशब्द और जड़ हो गई। उसका किस इतना पैशनेट था कि मानो आग की लपटें उसके पूरे शरीर में दौड़ गईं और इस आग ने समायरा को घेर लिया। उसके हाथ अपने आप कबीर के चारों ओर लिपट गए। उसके हाथ उसके शरीर पर फिरते हुए धीरे धीरे उसकी कमर तक पहुंचे। उसने उसकी सांसों की कंपी महसूस की और उसी पल उसे अपने आगोश में उठाकर बिस्तर पर ले आया। उसकी धड़कनें तेज थीं, उसकी आंखों में चाहत और उसके चेहरे पर एक अनकही ललक थी। वह उसके ऊपर झुक गया। उसका गुस्सा अब पिघलकर सिर्फ चाहत और मोहब्बत में बदल गया था। उसने उसके होंठों और चेहरे पर किसेस की बारिश कर दी। उसके स्पर्श से उसका तन मन कांप उठा और वह पूरी तरह से उसकी बाहों में खो गई। कुछ देर बाद थक कर वह उसके सीने पर सिर रखकर लेट गया। उसकी सांसों की गर्माहट और उसकी नजदीकी ने उसके दिल को एक अजीब सी शांति दी। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर जलती आग को बुझाने की ताकत सिर्फ उसी औरत के पास थी। वह पहली बार अपनी सच्चाई खोलने वाला था। उसकी आवाज भर्रा गई। समायरा, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने तुम्हें अपने पिता को चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया था। यह गलत था। तुम इसकी हकदार नहीं थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? समायरा ने उसके माथे से बाल हटाए। उसकी आंखों में सच्चाई देखकर उसके होंठ कांप गए, पर उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं कबीर, लेकिन वादा करो दोबारा ऐसा कभी मत करना। मैं तुम्हारी वाइफ हूं, तुमसे रिस्पेक्ट चाहती हूं। तुम्हारे गुस्से को झेलना मेरे लिए आसान नहीं है और अब तो तुम्हारा बच्चा मेरी कोख में पल रहा है, मुझे उसका भी ख्याल रखना है। कबीर ने अपना हाथ उसके पेट पर रखा। उसकी आंखें भीग गईं। तुम सही कह रही हो। अब से मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे अपने पिता से कभी मत मिलाना। मैं वैसा बनना नहीं चाहता। तुम उनके जैसे नहीं हो। समायरा ने उसका चेहरा थाम कर कहा, तुम वही हो जो खुद बनना चाहते हो। उसके शब्दों ने कबीर के दिल की गांठ खोल दी। वह मुस्कुराया और बोला, अभी तक तो तुम पर कोई असर भी नहीं दिख रहा। तुम्हें और मजबूत बनाना होगा। मैं अभी मार्था से कहता हूँ खाना भिजवाए। कुछ देर बाद दोनों बिस्तर पर साथ बैठे खाना खा रहे थे। समायरा बार बार कबीर को देखे जा रही थी। उसका सधा हुआ शरीर, उसकी ताकत और उसकी गर्माहट उसे बेचैन कर देती थी। वह जानती थी कि उसके इस सख्त चेहरे और कठोर स्वभाव के पीछे एक नरम दिल वाला इंसान छुपा है। काश वह इस दिल को पूरी तरह अपने नाम कर पाए। तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है क्या? समायरा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कबीर मुस्कुराया। तुम मेरी छाती घूर रही थी, शायद तुम और देखना चाहती हो। इतना कहकर उसने चादर हटा दी। अब उसका पूरा तन उसके सामने था। समायरा का चेहरा लाल हो गया जब उसकी बॉडी पर नजर गई। कबीर, वह फुसफुसाई, लेकिन उसके होंठ उसके होंठों पर आ गए। उसे चुप करा दिया। अगली सुबह जब कबीर जागा तो उसने समायरा को बाथरूम में घुटनों के बल झुका हुआ पाया। वह उल्टियां कर रही थी, पसीने से भीगी हुई। घबराकर वह उसके पास पहुंचा, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसके बाल पीछे कर दिए। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। अरे तुम ठीक हो? उसने चिंता से पूछा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, समायरा ने कमजोर आवाज में कहा। कबीर ने बिना समय गंवाए उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसका माथा छूकर बोला, तुम्हें बुखार है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम यहीं आराम करो। उसने फोन उठाकर कॉल किया और वापस आकर बोला, डॉक्टर थोड़ी देर में आ रहे हैं। तुम्हें कुछ चाहिए? समायरा धीरे से बोली, गला बहुत सूख रहा है, पानी मिल जाए तो। कबीर ने तुरंत पानी लाकर उसे थमाया। उसकी आंखों में चिंता थी। शायद ये मेरी गलती है। मुझे तुम्हें माँ बाप के घर नहीं ले जाना चाहिए था, और शायद पिछली रात भी। समायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं कबीर, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। ये बस मुश्किल गर्भावस्था है। हमने पहले ही सोचा था कि दिक्कतें होंगी। प्रेगनेंसी में सुबह की उल्टी तो आम बात है, कुछ औरतों को महीनों तक होती है। वह उसकी आंखों में झांक रही थी और हैरान थी कि यह कठोर सा दिखने वाला आदमी वास्तव में उसके लिए परेशान हो रहा था। उसके भीतर सचमुच एक दिल था,
कबीर ने उसके माथे पर हल्की चुम्बी दी। तुम लेट कर आराम करो, डॉक्टर आते ही देख लेंगे। मैं बस ट्यूटर को कैंसिल कर देता हूँ। डॉक्टर ने जांच कर कहा, मिसेस कपूर, आप बिल्कुल ठीक हैं। ये सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस है। मैं आपको दवा दे देता हूँ। ध्यान रहे, आपको तनाव से दूर रहना है और ज्यादा उत्साहित नहीं होना है। 1-2 दिन आराम करें, फिर बेहतर महसूस करेंगी। अगले हफ्ते आप टेस्ट के लिए आ जाइए। डॉक्टर चला गया तो कबीर ने समायरा को कंबल उड़ाकर कहा, अब तुम आराम से सो, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, एक काम से किसी आदमी से मिलना है। समायरा ने संकोच से पूछा, क्या तुम उसी क्लब में जा रहे हो? वही जिसका जिक्र तुम्हारे पिता ने किया था। कबीर ने भौहें चढ़ाई। नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? बस ऐसे ही। तुम्हारे रिएक्शन से मुझे लगा कि वो जगह शायद कोई स्ट्रिप क्लब हो। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें कुछ करने से रोक नहीं सकती, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा पति वहां जाकर किसी और औरत को देखे या उनसे। वह चुप हो गई, आंखें नीचे कर लीं। कबीर ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। वो वैसी जगह नहीं है, और वैसे भी मैं पिछले 4 साल से वहां नहीं गया और जाने का इरादा भी नहीं है। वो जगह मेरे पिता की है, मेरी नहीं। समायरा ने धीरे से पूछा, तो फिर वो कैसी जगह है? कबीर ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में झांक कर बोला, तुम्हें ये जानने की इतनी जिद क्यों है? क्योंकि मुझे जानना है, समायरा ने दृढ़ स्वर में कहा। कबीर ने गहरी आवाज में कहा, वो क्लब ऐसी जगह है जहां कुछ मर्द जाते हैं वो सब पाने के लिए जो उन्हें घर पर नहीं मिलता। वहां प्राइवेट रूम होते हैं, औरतें होती हैं जो उनकी ख्वाहिशें पूरी करती हैं। समायरा कांप गई। कैसी ख्वाहिशें? उसने पूछा, लेकिन जवाब सुनने से डर भी रही थी। कुछ मर्द औरतों को बांधना पसंद करते हैं, सेक्स टॉयज का इस्तेमाल करते हैं या उन्हें मारना पीटना। कुछ लोग तो जबरदस्ती का खेल खेलते हैं, जैसे उन्हें सेक्स के लिए मजबूर करना। समायरा के होंठ कांप उठे। तुम्हारा मतलब बलात्कार जैसा? कबीर ने सिर झुका लिया। हाँ, अफसोस यही। कुछ औरतों को तो पीटा भी जाता है और फिर उन पर जबरदस्ती की जाती है। कुछ कमरों में थ्रीसम या और बड़े ग्रुप भी चलते हैं। वहां औजार हैं, कोड़े हैं और बहुत कुछ। समायरा का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, तो तुम्हें भी ये सब पसंद है? कबीर ने गहरी सांस ली। सच कहूं तो इसमें थोड़ा सा रोमांच जरूर है, आदमी का एड्रेनलिन बढ़ जाता है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ इतना था कि औरत के हाथ पलंग से बांधना, उसकी आंखों पर पट्टी बांधना और फिर उसका प्यार पाना। मैंने कभी गंदे और बीमार खेलों में हिस्सा नहीं लिया। पापा हमेशा चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह विकृत बनूं। उन्हें तो जबरदस्ती का नाटक करके मजा आता था, लेकिन मैंने वो सब छोड़ दिया। इसीलिए वो मुझसे नाराज भी रहते हैं। समायरा ने कांपते हुए पूछा, तो तुम्हें सचमुच पसंद है किसी औरत को बांधकर, पट्टी लगाकर? कबीर ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ, इसमें थोड़ा सा रोमांच है। कुछ पल चुप रहने के बाद समायरा बोली, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो हम कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही। बाकी की गंदी बातें मैं कभी नहीं करूंगी। वो सब बीमार दिमाग वाले खेल हैं। कबीर पहली बार सचमुच मुस्कुराया। उसकी मुस्कान आंखों तक पहुंची। तुम मेरे लिए ये करोगी? उसने उसके गाल को सहलाते हुए पूछा। हाँ, तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हें खुश करने के लिए जो भी कर सकती हूँ करूंगी। कबीर उसकी आंखों में झांकने लगा। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता, मैंने तुम्हें मजबूर करके शादी की, अक्सर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार रहती हो। तुम चाहती क्या हो मुझसे? समायरा ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। मैं चाहती हूँ कि तुम ये समझो कि लोगों से रिस्पेक्ट पाने के लिए बेरहम बनने की जरूरत नहीं है। तुम इसलिए इतने स्ट्रिक्ट हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग तभी तुम्हें मानेंगे जब वो तुमसे डरेंगे। एक बार तुमने खुद कहा था कि तुम्हारा दिल कोल्ड हार्टेड है और तुम मॉन्स्टर हो, लेकिन मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि तुम शैतान नहीं हो। तुम्हारा दिल है और वो दिल गर्मजोशी और मोहब्बत से भरा है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बचपन में बहुत चोट पहुंचाई, इसलिए तुम प्यार से डरते हो और खुद को उससे दूर कर लेते हो। कबीर उसे बस देखता रह गया। उसके शब्दों ने जैसे उसे जादू की तरह बांध लिया था।
कुछ पल बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, तो तुम सोचती हो कि तुम मुझे बचा सकती हो? मैं कोशिश करना चाहती हूँ, बस अगर तुम अपना दिल खोलो और मुझे उसमें जगह दो। मैंने तुम्हें अपने जीवन में उतना गहरा उतारा है जितना किसी और को कभी नहीं। तुम मुझे नहीं बचा सकती, बस खुद ही चोट खाओगी। उसका हाथ थामकर उसने उसे किस किया। खुद को बचा लो मेरी परी, मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर वह उठ गया और कमरे से बाहर चला गया। वह बिस्तर पर लेट गई, थकी हुई थी, लेकिन उसका दिमाग अब भी उसी इंसान कबीर के बारे में सोचता रहा। सब कहते थे वह कठोर और निर्दयी है, पर उसे उसके भीतर कुछ अच्छा नजर आता था। बस उसे यह एहसास दिलाना बाकी था। वह सो गई, लेकिन उसकी नींद टूटी जब उसने महसूस किया कि कबीर उसके पास बिस्तर पर आकर लेट गया है। मीटिंग कैसी रही? उसने नींद और जम्हाई के बीच पूछा। बहुत अच्छी। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? उसने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे पास रहकर ही तो मुझे चैन की नींद आती है। उसने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया और बांह उसकी कमर के इर्द गिर्द रख दी। अब कैसा महसूस कर रही हो? थकान है, लेकिन अब बीमार जैसा नहीं लग रहा। क्या तुम मुझे बीच ले चलोगे? मुझे रेत पर नंगे पांव चलना है और पानी में तैरना है, इससे पहले कि मैं इतनी बड़ी हो जाऊं कि स्विमसूट पहनना ही अजीब लगे। जब तुम ठीक हो जाओगी तब जरूर चलेंगे, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अभी कुछ दिन आराम करना चाहिए, उसके बाद देखते हैं। अभी सो जाओ मेरी वाइफी। उसने उसके सिर पर एक किस किया। वह पहले ही उसकी बाहों में सो चुकी थी। क्या समायरा कबीर जैसे गुस्सैल और जज्बाती इंसान को काबू कर पाएगी? क्या वह सच में उससे प्यार करने लगी है? कबीर के पिता, क्या वह समायरा के लिए खतरा बन सकता है? और जब वह हैंडसम करिश्माई नया ट्यूटर कहानी में आएगा तो हालात कैसे बदलेंगे?